फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फीवर देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फीवर जो है हम लोग यहाँ पे पैटर्न वाइज जो फीवर रहता है उसके पैटर्न के हिसाब से हम लोग टाइप्स ऑफ फीवर देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से फीवर के टाइप्स कौन से हैं। एक होता है कंटिन्यूस टाइप का फीवर, दूसरा होता है इंटरमिटेंट फीवर और तीसरा होता है रेमिटेंट फीवर। ठीक है, हम लोग एक एक करके उसके पैटर्न के हिसाब से अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फीवर में सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कंटिन्यूस टाइप का फीवर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यूस टाइप का फीवर कैसा रहता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से समझो बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फ्रेंड्स वहाँ पे टेम्परेचर है कंटिन्यूसली एलिवेटेड ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे समझो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस, या फिर वहाँ पे समझो वहाँ पे 100 जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है समझो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे एलिवेटेड हो जाता है। ठीक है, समझो आपके पेशेंट को समझो 38 डिग्री सेल्सियस हो गया या फिर वहाँ पे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पेशेंट का जो टेम्परेचर बढ़ गया। ये टेम्परेचर कैसा रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे थ्रू आउट द डे कंटिन्यूअसली उसी रेंज में रहता है। मतलब वहाँ पे पेशेंट का जो नॉर्मल एक बार टेम्परेचर बढ़ गया तो पेशेंट का जो नॉर्मल टेम्परेचर पेशेंट का नॉर्मल टेम्परेचर पे आता ही नहीं। मतलब वहाँ पे एक बार टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ गया तो उसी कंडीशन में पेशेंट का जो फीवर रहता है कंटिन्यूअसली उसी रेंज में रहता है। सो इस रेंज को हम कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कंटिन्यूस टाइप का फीवर। ये फ्रेंड्स ये लाइन देख लेना, ये ऑरेंज कलर की लाइन, यहाँ पे पेशेंट का कैसा है एक बार टेम्परेचर पेशेंट को बढ़ गया तो पेशेंट का फीवर है ना कंटिन्यूअसली उसी टाइप उसी लाइन में है। मतलब वहाँ पे पेशेंट का जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर आता ही नहीं। ठीक है, इसलिए पेशेंट का जो टेम्परेचर है ना कंटिन्यूअसली एलिवेटेड ही रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर क्या बोलता है, फिर टेम्परेचर डज नॉट टच द बेस लाइन। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक बार पेशेंट को टेम्परेचर बढ़ गया तो बेस लाइन पे आता नहीं है। ठीक है, एंड रिमेन्स द अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंटिन्यूस टाइप का फीवर है कौन से कंडीशन में पाया जाता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे लोबार निमोनिया जो कुछ भी हो फ्रेंड्स, वहाँ पे निमोनिया की केसेस है या फिर हो गया बैक्टीरियल निमोनाइटिस या फिर वायरल निमोनाइटिस वगैरह, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को समझो जो ये लोबार निमोनिया रहता है ना, लोबार निमोनिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लोब में पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स निमोनिया वगैरह होता है। क्लियर, लोबार निमोनिया वगैरह है ना, ये कॉमनली फ्रेंड्स वहाँ पे बैक्टीरियल कॉजेस की वजह से रहते हैं, मतलब वहाँ पे बैक्टीरियल निमोनाइटिस वगैरह रहता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर तो रहता है लेकिन कंटिन्यूस टाइप का फीवर रहता है। थ्रू आउट द डे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा ही रहता है। सो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे लोबार निमोनिया में दिखाई देते हैं या फिर टाइफाइड फीवर में या फिर वहाँ पे ब्रुसेलोसिस हो गया, यूटीआई वगैरह हो गया, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ये पाया जाता है। ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे फीवर। ठीक है, ये फ्रेंड्स वहाँ पे ब्रुसेलोसिस क्या है, ब्रुसेलोसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बैक्टीरियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, ब्रुसेलोसिस कैसा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, ये जनरली एनिमल थ्रू हमारे पेशेंट को स्प्रेड होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ह्यूमन में। ठीक है, ये एनिमल के जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, जो मिल्क वगैरह है, ऐसे फ्रेंड्स वहाँ पे जो अनपास्चराइज मिल्क वगैरह है, ये ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो एनिमल से हम लोग ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, ये फ्रेंड्स वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको हम लोग ब्रुसेलोसिस कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यूस फीवर में कैसा रहता है, बॉडी का एक बार टेम्परेचर बढ़ गया तो उसी रेंज में पेशेंट का जो टेम्परेचर कंटिन्यूसली उसी रेंज में रहता है, इसलिए पेशेंट को जो है इसे कहते हैं कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर का मतलब क्या रहता है, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर रहता है सर्टेन पीरियड के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर मतलब क्या रहता है, पेशेंट का जो टेम्परेचर रहता है ना सर्टेन पीरियड के लिए पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ पे समझो कुछ पैरासिटामोल वगैरह हम लोग देते हैं तो फिर से नॉर्मल रेंज पे आ जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, मतलब वहाँ पे पेशेंट का फीवर एक बार बढ़ जाता है फिर से नॉर्मल रेंज पे आता है। ठीक है, सो फ्रेंड इंटरमीडिएट फीवर क्या है, पेशेंट का जो टेम्परेचर है ना बॉडी टेम्परेचर पर्टिकुलर टाइम के लिए बढ़ जाता है और फिर से नॉर्मल रेंज पे आता है। ठीक है, ये लाइन देख लेना, ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये इंटरमिटेंट फीवर है। ये पर्टिकुलर टाइम के लिए पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है फिर से नॉर्मल रेंज पे आता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए पेशेंट का टेम्परेचर फिर से बढ़ता है और फिर से नॉर्मल रेंज पे आता है। ये ऐसे दिन में 2-3 बार वगैरह हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है फिर से नॉर्मल रेंज पे आता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, सो द टेम्परेचर एलिवेशन ऑफ फॉर अ सर्टेन पीरियड देन रिटर्निंग बैक टू द नॉर्मल रेंज, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर एक बार बढ़ जाता है फिर से उसकी कुछ पीरियड के बाद में पेशेंट का फिर से रिटर्न बैक टू द नॉर्मल रेंज पे आता है। सो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन कौन से डिसीजेस में रहती है, समझो या फ्रेंड्स वहाँ पे मलेरिया में रहता है। हम लोगों को पता है फ्रेंड्स मलेरिया की कैसे पहले कोल्ड स्टेज रहती है, फिर हॉट स्टेज रहती है, फिर स्वेटिंग वगैरह रहते हैं। सो ऐसी कंडीशन में मलेरिया पेशेंट को जो मलेरिया के पेशेंट रहते हैं ना, ऐसे में भी फीवर कैसा रहता है, इंटरमीडिएट टाइप का फीवर आता है, मतलब कुछ टाइम के लिए पेशेंट को फीवर आता है और फिर से पेशेंट को सेटल डाउन वगैरह होता है। सो इस कंडीशन को हम लोग इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, फिर से मलेरिया में दिखाई देता है। या फिर पायमिया है, पायमिया क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे ब्लड पॉइजनिंग रहता है, कुछ बैक्टीरियल
बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह रहते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे समझो पस इन्फेक्शन वगैरह है, पस की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे इन्फेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्लड को इन्फेक्ट कर देता है। सो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये ब्लड सेप्टिसेमिया भी कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, या फिर वहाँ पे ब्लड पॉइजनिंग भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स इस कंडीशन की वजह से पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ पस अकोमोलेशन की वजह से वगैरह पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह क्या है ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, और वहाँ पे पेशेंट को फीवर वगैरह आना जाता है। ये फीवर कैसे रहता है, इंटरमीडिएट टाइप का फीवर रहता है इसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और सेप्टिसेमिया में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे जो सीवियर इन्फेक्शन वगैरह रहता है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंटरमीडिएट टाइप का फीवर वगैरह हम लोगों का कई बार देखा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये होगा इंटरमिटेंट फीवर। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे रेमिटेंट फीवर, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे रेमिटेंट फीवर क्या है, पेशेंट को जो रेमिटेंट फीवर मतलब क्या होता है, पेशेंट को जो टेम्परेचर से फ्रेंड्स वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर से पेशेंट का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पे हाई ग्रेड फीवर रहता है, ठीक है। पेशेंट का हाई ग्रेड फीवर रहता है, वहाँ पे कंटिन्यूसली पेशेंट का हाई ग्रेड फीवर रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे उसकी फ्लक्चुएशन है ना 1 to 2 डिग्री तक की फ्लक्चुएशन वगैरह वहाँ पे देखा जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर कंटिन्यूसली रहता है वहाँ पे फ्रेंड्स, वहाँ पे फिर सिर्फ 1 या 2 डिग्री से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन वगैरह रहता है, लेकिन कभी भी नॉर्मल रेंज पे आता नहीं है फ्रेंड्स, वहाँ पे कंटिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर रहता है, ठीक है। सो फ्रेंड इंटरमीडिएट ये रेमिटेंट फीवर क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बढ़ ही जाता है विथ फ्लक्चुएशन मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स, दैट इज इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वगैरह कई बार पाया जाता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। सो ये रेमिटेंट फीवर क्या है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल टेम्परेचर से पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वहाँ पे पेशेंट को कंटिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर होता है, सिर्फ वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस का ही फ्लक्चुएशन वगैरह वहाँ पे दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ओनली 1 डिग्री सेल्सियस का ही फ्लक्चुएशन वहाँ पे पेशेंट को दिखाई देता है। सो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वहाँ पे कंटिन्यूसली पेशेंट का हाई ग्रेड फीवर होता है, और वहाँ पे फ्लक्चुएशन सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का रहता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को ये रेमिटेंट फीवर वगैरह हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हो गए फीवर के टाइप्स हो गए, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे आगे जाते हैं फीवर के कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स के साथ, और हम लोग कुछ वहाँ पे एसोसिएटेड सिम्टम्स के साथ साथ वहाँ पे कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है क्या, या फिर वहाँ पे अब्डोमिनल सिम्टम्स है क्या, या फिर वहाँ पे कुछ पल्मोनरी सिम्टम्स है क्या, या फिर वहाँ पे कुछ पेशेंट में रैशेस वगैरह है क्या, इस एसोसिएटेड सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग वहाँ पे जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बना देते हैं ऐसे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। समझो वहाँ पे फीवर है, फीवर के साथ साथ समझो अब्डोमिनल पेन है, नाशिया है, वोमिटिंग वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ वहाँ पे जीआईटी रिलेटेड कुछ वहाँ पे डायग्नोसिस है क्या, ये भी हम लोग उसके हिसाब से जाते हैं। तो हम लोगों को फीवर के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह है क्या, ये भी देख लेना बहुत ही जरूरी रहता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक करके जरा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेशेंट को समझो ओनली फीवर है, ठीक है। पेशेंट को समझे फिर सिर्फ फीवर है, अदर कुछ सिम्टम्स वगैरह नहीं है, तो ऐसी कंडीशन फीवर में कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे मलेरिया जैसे, टाइफाइड जैसे फीवर में, या फिर डेंगू जैसे फीवर में, लेप्टोस्पायरोसिस में, रिकेट्सियल फीवर है, लेप्सिन फीवर है, या फिर अदर वायरल इलनेसेस वगैरह है, ऐसे भी कंडीशन में भी पेशेंट को फीवर रहता है। सो फ्रेंड्स लेकिन ये मलेरियल फीवर वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है फीवर विद चिल्स वगैरह रहती है, जैसे कि टाइफाइड फीवर वगैरह है। टाइफाइड फीवर में कई बार फीवर रहता है, उसके साथ साथ अब्डोमिनल पेन वगैरह भी कई बार रह सकता है फ्रेंड्स। वहाँ पे डेंगू फीवर वगैरह पेशेंट को है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है फीवर के साथ साथ कई बार पेशेंट को जॉइंट पेन वगैरह ये इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स वहाँ पे फीवर में ऐसे, या फिर कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे अकेले सिर्फ एक ही बार में पेशेंट को सिर्फ फीवर भी आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू वगैरह ये सब चीजें वगैरह है फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा देख लेना चाहिए कि कौन से किस कॉजेज की वजह से फीवर पेशेंट को फीवर वगैरह आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ वहाँ पे फीवर के साथ साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे समझो पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कुछ सिम्टम्स वगैरह है क्या, उसके हिसाब से हम लोग जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह वहाँ पे हम लोग बना देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स समझो वहाँ पे पेशेंट को फीवर है, फीवर के साथ साथ पेशेंट को समझो कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है। न्यूरोलॉजिकल साइंस मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे समझो पेशेंट को हेडेक है, वोमिटिंग है, वहाँ पे कुछ कोमेटस स्टेज वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि सेरेब्रल कंप्रेशन की साइंस जैसे है हम लोगों को पता है, हेडेक, वोमिटिंग, कोमा वगैरह, ऐसी कुछ कंडीशन पेशेंट में है क्या, या फिर वहाँ पे नेक स्टिफनेस वगैरह है क्या, ये सब जरा सा न्यूरोलॉजिकल जरा सा हम लोगों को सिम्टम्स वगैरह देखना जरूरी है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को समझो फीवर है क्या, फीवर के साथ साथ हेडेक, या फिर वहाँ पे अल्टर मेंटल स्टेटस वगैरह है क्या, या फिर कन्वर्जेंस है पेशेंट में, या फिर वहाँ पे कोमाटस स्टेज वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा से ये सब चीजें वगैरह देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे समझो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं, तो हम लोगों को जरा सा सेरेब्रल मलेरिया हो गया, या फिर वहाँ पे मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, या फिर वहाँ पे क्रोनिक मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड, या फिर वहाँ पे क्रोप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया, या फिर कई बार समझो रेबीज वगैरह है, वहाँ पे पेशेंट को ऐसा है अल्टरमेंटल सेंसेशंस वगैरह रहते हैं ऐसी कंडीशन में,
या फिर वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये जो कि HIV इन्फेक्शन में पेशेंट में जरा सा कई बार क्या होता है, जो पेशेंट इल ट्रीटेड वगैरह रहते हैं या फिर वहाँ पे पेशेंट जो मेडिसिन वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन जो है, ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस का वगैरह इन्फेक्शन होता है, ये ब्रेन में चले जाता है और पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जस्ट सेरेब्रल सिम्टम्स वगैरह कई बार पेशेंट के को फीवर के साथ साथ ये दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को समझो न्यूरोलॉजिकल कुछ सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह हम लोगों को बनाना पड़ता है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स के हिसाब से। अभी हम लोग जरा सा कुछ अब्डोमिनल सिम्टम्स देख लेते हैं पेशेंट के, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को समझो अब्डोमिनल फीवर के साथ साथ कुछ अब्डोमिनल सिम्टम्स है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को समझो फीवर के साथ साथ अब्डोमिनल पेन है या फिर वहाँ पे नाशिया वोमिटिंग वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सबसे पहले जो है फ्रेंड्स वहाँ पे GIT रिलेटेड जो कुछ भी डायग्नोसिस है जरा सा हम लोगों को उसके हिसाब से देखना रहता है। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट को समझो वहाँ पे फीवर के साथ साथ अब्डोमिनल पेन है, उसके साथ साथ पेशेंट को जो ब्लड जो कई बार डायरिया कैसा रहता है वहाँ पे, डायरिया कैसे एकदम कैसा वहाँ पे विसरेट कलर का रहता है, मतलब वहाँ पे जरा सा डायरिया भी पेशेंट को कई बार दिखाई देता है। उसके साथ साथ पेशेंट को समझो टिपिकल वहाँ पे रोज स्पॉट वगैरह दिखाई देता है, तो ऐसी कंडीशन जरा सा हम लोगों को टाइफाइड जी जरा सा रूल आउट करना चाहिए, टाइफाइड तो नहीं है। या फिर वहाँ पे समझो वहाँ पे इन्फेक्टिव कोलाइटिस वगैरह रहता है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को जो राइट लंबर और लेफ्ट लंबर रीजन में पेन रहता है, तो पेशेंट को कुछ भी खाने के बाद पेशेंट को समझो पेन वगैरह करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो समझो इन्फेक्टिव कोलाइटिस वगैरह रहता है, तो इन्फेक्शियस कोलाइटिस में जरा सा सीजिला का है क्या, या फिर जो इकोला के बैक्टीरिया की वजह से, या फिर साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से, या फिर कंपाइलोबैक्टर की वजह से है, ये सब जरा सा हम लोगों को कॉजेस वगैरह जरा सा देखना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में भी फ्रेंड्स वहाँ पे अब्डोमिनल पेन के साथ साथ पेशेंट को फीवर वगैरह आ सकता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे समझो अमीबियासिस समझो अमीबा की वजह से समझो अमीबिक लिवर एब्सिस वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में पेशेंट को टेंडरनेस वगैरह दिखता है। ये फ्रेंड्स वहाँ पे लिवर एब्सिस रहता है ना, लिवर एब्सिस में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहता है और उसके साथ साथ चिल्स भी रहते हैं, ठीक है। फीवर विद चिल्स रहती है लेकिन हाई ग्रेड टाइप का टेम्परेचर रहता है पेशेंट को, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पे पेन वगैरह भी रहता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जरा सा फीवर के साथ साथ अमीबिक लिवर एब्सिस जरा ही रूल आउट करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। उसके साथ साथ पेशेंट को समझो अब्डोमिनल पेन ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जरा सा हम लोगों को सस्पेक्ट कब करना चाहिए, पेशेंट को समझो फीवर के साथ साथ वेट लॉस की हिस्ट्री है, या फिर वहाँ पे कुछ खाने के बाद पेशेंट को समझो पेट में दर्द वगैरह करता है, पेशेंट को अच्छी तरह से वेट गेन वगैरह नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जरा सा अब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस भी जरा सा हम लोगों को देखना पड़ता है। या फिर वहाँ पे अपेंडिसाइटिस वगैरह है, फ्रेंड्स वहाँ पे जो एडेमेटस अपेंडिसाइटिस वगैरह रहते हैं, या फिर इन्फ्लेमेबल अपेंडिसाइटिस है, या फिर वहाँ पे कई बार परफोरेटेड जो अपेंडिक्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फीवर के साथ साथ कैसा पेशेंट को अब्डोमिनल पेन वगैरह सिम्टम्स वगैरह जरा सा दिखता है, तो यहाँ पे मैकबर्निस पॉइंट टेंडरनेस वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा देखना रहता है कि ये अपेंडिसाइटिस तो नहीं है। इसके साथ ही जरा से अब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ साथ जरा सा हम लोगों को देखना पड़ता है। यहाँ पे समझो वहाँ पे पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो गया, वहाँ पे समझो नेफ्रो हमारे जो किडनीज है, किडनीज में समझो वहाँ पे कुछ कई जगह वहाँ पे यूरिनरी सिस्टम में पस कलेक्शन की वजह से समझो वहाँ पे पेशेंट को फीवर वगैरह आता है। ये फीवर भी फ्रेंड्स पेशेंट में फीवर विथ हाई ग्रेड फीवर आता है, उसके साथ साथ चिल्स वगैरह रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा से पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह ये भी चीजें भी जरा सा हम लोगों को ध्यान में रखना जरूरी पड़ता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे फीवर के साथ साथ अब्डोमिनल सिम्टम्स, उसके साथ साथ वहाँ पे हम लोगों को जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मतलब वहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हम लोगों ने अच्छी तरह से देखे हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फीवर के साथ साथ पेशेंट को समझो रैशेस वगैरह आती है, ठीक है। समझो पेशेंट को फीवर है, फीवर के साथ साथ रैशेस है समझो, ठीक है। इस कंडीशन में पेशेंट को जो मीजल्स वगैरह है, या फिर वहाँ पे चिकन पॉक्स है, या फिर वहाँ पे डेंगू या फिर अदर वायरसेस जो है, जो कुछ भी वायरस इलनेस वगैरह है, ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स हमारे बॉडी में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे रैशेस वगैरह आती है। जैसे कि हम लोगों ने डेंगू फीवर में देखते हैं कि क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर वगैरह है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हेमोरेजिक फीवर की वजह से कई बार हमारे बॉडी में पेटेचे वगैरह आने लगते हैं, यहाँ पर रीडर रैशेस वगैरह दिखता है, या फिर हम लोग मिजल्स में या फिर चिकन पॉक्स में देखते हैं, तो वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का रैशेस या फिर पर्टिकुलर पोस्ट्यूल्स वगैरह वहाँ पे हम लोगों को बॉडी के स्किन पे वगैरह दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग जरा सा फीवर के साथ साथ ये सिम्टम्स वगैरह देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को मिजल्स, चिकन पॉक्स, डेंगू फीवर या फिर वहाँ पे अदर वायरसेस वगैरह है, ये जरा सा यह सब चीजें भी हम लोगों को जरा सा देखना पड़ता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम लोग जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके, ठीक है। सो फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को फीवर विद रैशेस वगैरह रहता है, इस कंडीशन में हम लोगों को ये सब चीजें भी देखना पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ हेमोरेजिक सिम्टम्स वगैरह है क्या। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हेमोरेजिक सिम्टम्स है पेशेंट के, फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट को समझो हेमाटेमेसिस जो फीवर के साथ साथ हेमाटेमेसिस आती है, या फिर वहाँ पे पेशेंट को जो मलिना वगैरह होता है, ये सब चीजें वगैरह है, या फिर वहाँ पे एपिस्टैक्सिस वगैरह है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को समझो ब्लीडिंग वगैरह कुछ होती है। हमारे जो नेचुरल ऑरिफिसेस है ना, नेचुरल ऑरिफिसेस से समझो वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा
ये हिमोरेजिक फीवर के साथ साथ ये सिम्टम्स वगैरह है, तो ये हमारे को हिमोरेजिक फीवर वगैरह ये जरा सा रूल आउट करना जरूरी पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। समझो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेशेंट को हेमेटोमेसिस है ना, ये हेमेटोमेसिस क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ये एसोफेजियल वायरसेस वगैरह है, वहाँ पे समझो वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है क्या, या फिर वहाँ पे समझो मलिना वगैरह है, जो हमारे स्टूल में से समझो ब्लैकिश कलर की स्टूल वगैरह पास हो रही है, तो इस कंडीशन को हम लोग मलिना वगैरह कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। या फिर इपिस्टैक्सिस है, इपिस्टैक्सिस मतलब हमारे नाक में से ब्लीडिंग वगैरह आ रही है, तो फ्रेंड्स ये ब्लीडिंग वगैरह क्यों होती है, समझो पेशेंट को समझो ये मलेरिया वगैरह है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो आरबीसीज वगैरह है, या आरबीसीज वगैरह समझो वहाँ पे इन्फ्लेड वगैरह रहता है, ठीक है। इन्फ्लेड होने की वजह से वहाँ पे आरबीसी का हेवी ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है हीमोग्लोबिन वगैरह रेस होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके साथ साथ समझो वहाँ पे डेंगू वगैरह है, या फिर वहाँ पे रिलैक्सिंग फीवर, या फिर इबोला येलो फीवर वगैरह है। ऐसी कंडीशन में डेंगू फीवर वगैरह में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को जो बॉडी होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो पेशेंट को जो कोएगुलेशन वगैरह बिगड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में हाई ग्रेड फीवर की वजह से या फिर वहाँ पे कोएगुलेशन वगैरह बिगड़ जाता है। इस कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे कोएगुलेशन वगैरह बिगड़ जाने की वजह से पेशेंट को जो नेचुरल ओरिफिस जो प्लेटलेट काउंट जो होता है, प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम होते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम होने की वजह से वहाँ पे कोएगुलेशन बिगड़ जाता है, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो नेचुरल ओरिफिस है वहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझो पेशेंट को हेमोरेजिक कुछ टेंडेंसीज वगैरह लगती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को डेंगू हो गया, रिलैप्सिंग फीवर, या फिर इबोला वायरसेस जो है यहाँ पे येलो फीवर वगैरह, ये सब चीजें वगैरह है पेशेंट को जरा से एक्सक्लूड करना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिलैप्सिंग फीवर है या फिर वहाँ पे ये येलो फीवर वगैरह है, ये जरा सा फ्रेंड्स वहाँ पे अफ्रीकन रीजन में वगैरह पाया जाता है। मतलब वहाँ पे समझो ये जो कुछ भी वायरल जो है फीवर वगैरह है, रिलैप्सिंग फीवर इबोला या फिर वहाँ पे येलो फीवर वगैरह, डेंगू फीवर वगैरह, ये फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ये हेमोरेजिक फीवर होता है ना मैक्सिमम टाइप में फ्रेंड्स वहाँ पे जो है मस्किटोज वगैरह है, या फिर वहाँ पे जो इंसेक्ट्स वगैरह है, इस कंडीशन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे जो हम लोग को बाइट करते हैं, तो उस कंडीशन की वजह से पेशेंट में कई बार ये हेमोरेजिक फीवर वगैरह कई बार हम लोगों को दिखाई दे सकता है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। समझे हेमोरेजिक सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में दिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जरा सा ये सब चीजें वगैरह हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे बोन एंड जॉइंट्स की रिलेशन, ठीक है। फीवर का रिलेशन बोन एंड जॉइंट्स के हिसाब से रिलेशन क्या है जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को समझो फीवर है, फीवर के साथ साथ पेशेंट को समझो जॉइंट पेन वगैरह है या फिर बोन पेन वगैरह है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना रहता है कि समझो पेशेंट का फीवर है, फीवर के साथ साथ पेशेंट को समझो वहाँ पे जॉइंट पेन वगैरह है या फिर वहाँ पे मसल पेन वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार जरा सा हम लोगों को ये कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जरा सा हम लोगों को देखना पड़ता है। कई बार सिकल सेल डिजीज रहता है, पेशेंट को इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम रहती है ऐसे केसेस में भी, तो वहाँ पे पेशेंट को समझो क्या होता है फीवर के साथ साथ जॉइंट पेन वगैरह रहता है। उसके साथ साथ ऑस्टियोमाइलाइटिस वगैरह है, ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी कई बार ये पेशेंट को फीवर के साथ साथ जॉइंट पेन वगैरह भी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे रिमेटिक फीवर, जैसे कि फ्रेंड्स रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में वगैरह क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को जो लोकल टेम्परेचर वगैरह है ज्वाइंट का बढ़ जाता है, और वहाँ पे ज्वाइंट की स्वेलिंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है ऐसी केसेस में, ठीक है। पेशेंट को क्या होता है फिर रोमेटिक फीवर में पेशेंट को टेम्परेचर आता है, वहाँ पे ज्वाइंट की स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, ये सब चीजें वगैरह पेशेंट में हो सकते हैं, ठीक है। बाद में चिकनगुनिया है फ्रेंड्स, जो लास्ट डिकेड है ना 10 साल पहले हम लोगों ने चिकनगुनिया के बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह देखे थे, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट हो गया था, तो एक बार पेशेंट को फीवर भी चिल्स आता था, बाद में पेशेंट को ज्वाइंट पेन इतना सीवियर रहता था कि पेशेंट को उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी, मतलब वहाँ पे पेशेंट जो डेली रूटीन रहता है ना डेली रूटीन भी वहाँ पे कर नहीं पाता था। सो फ्रेंड्स वहाँ पे 10 साल पहले कैसे चिकनगुनिया की बहुत सारी मतलब वहाँ पे जैसे कि अभी कंडीशन में जो कोविड के जो बहुत सारे पेशेंट बढ़ गए थे, उसी टाइप में 10 साल पहले पेशेंट को चिकनगुनिया के बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह हम लोग वहाँ पे देखे हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो चिकनगुनिया वगैरह में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे बॉडी में क्या होता है ज्वाइंट पेन के साथ साथ फीवर वगैरह रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे चिकनगुनिया में हम लोगों को जरा सा ध्यान में रखना चाहिए बोन एंड जॉइंट्स की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर ब्रूसलोसिस वगैरह है, जिसके हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ब्रूसलोसिस वगैरह क्या है जरा सा देखा था, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एनिमल थ्रू या हमारे ह्यूमन में स्प्रेड होता है। जनरली ये क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह है, डेयरी प्रोडक्ट्स से वगैरह ये पेशेंट को जो है ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, तो पेशेंट को जो सिम्टम्स वगैरह पेशेंट को जॉइंट एंड बोन के हिसाब से पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह ये दिखाई देते हैं ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ गायनाकोलॉजिकल सिम्टम्स के हिसाब से फीवर होता है और पेशेंट को कुछ गायनाकोलॉजिकल एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं, तो हम लोगों को जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या क्या देखना चाहिए जरा सा डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स समझो पेशेंट को समझो फीवर है, उसके साथ साथ पेल्विक पेन है या फिर वहाँ पे कई बार वाजाइनल डिस्चार्ज वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस वगैरह है फीमेल में, ये जरा सा ध्यान में रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो ओवेरियन एब्सिस वगैरह है,
ये भी ध्यान में रखना चाहिए। समझो पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर है, इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा वहाँ पे अब्डोमिनल पेन वगैरह है, हमारे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में वगैरह, मतलब ओवेरियन रीजन में वगैरह, ऐसी कंडीशन में जरा सा हम लोगों को ओवेरियन एब्सिस भी हो सकते हैं, जरा सा ध्यान में रखना चाहिए। बाद में पेशेंट को समझो पोस्टमार्टम एंडोमेट्राइटिस वगैरह है, इसके साथ साथ समझो सेप्टिक अबॉर्शन वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार पेशेंट को अब्डोमिनल पेन के साथ साथ फीवर वगैरह रहता है। तो ये जरा सा गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हम लोगों को पता रहना जरूरी है, उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी जरा सा देखना जरूरी है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स वगैरह जरा सा दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स समझो पेशेंट को समझो फीवर वगैरह है, ठीक है, फीवर के साथ साथ पेशेंट को समझो सोर थ्रोट है, ठीक है। कई बार हम लोग देख लेते हैं पेशेंट को गिलने में वगैरह तकलीफ रहती है, फीवर रहता है, पेशेंट को सोर थ्रोट रहता है, उसके साथ साथ पेशेंट को समझो नेजल डिस्चार्ज वगैरह है, पेशेंट स्नीजिंग वगैरह कर रहा है, मतलब खांसी वगैरह में छींका वगैरह दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जरा सा यूआरटीआई वगैरह जरा सा ये सस्पेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे यूआरटीआई मतलब क्या रहता है, हमारा जो ब्रोंकस रहता है ना, ब्रोंकस जहाँ पे डिवाइड होता है, जहाँ पे ब्रोंकस डिवाइड होता है उसका जो ऊपर का पार्ट रहता है ना, जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, और वहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है जनरली ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन रहता है, इसलिए हम लोगों को ट्रीटमेंट जो है, ये ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से ग्राम पॉजिटिव इसके हिसाब से हम लोगों को देनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ये ग्राम पॉजिटिव वगैरह इन्फेक्शन क्योर करने के लिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक माने जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह है, तो पेशेंट को सोर थ्रोट, फीवर के साथ साथ सोर थ्रोट, नेजल डिस्चार्ज या फिर वहाँ पे स्नीजिंग वगैरह पेशेंट में हो सकती है, ठीक है। या फिर समझो पेशेंट को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मतलब वहाँ पे जो सा ब्रोंको जहाँ से डिवाइड होता है ना, वहाँ पे नीचे का पार्ट जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, वहाँ पे समझो पेशेंट को जो कफ है, कफ में समझो स्पुटम वगैरह निकल रहा है, तो पेशेंट को पूछना चाहिए कि स्पुटम कौन से कलर का है, या पीले कलर का है या फिर हरे कलर का है। ये सब चीजें भी हम लोगों को पेशेंट को पूछना जरूरी रहता है, ठीक है। सो पेशेंट को कफ आता है या फिर स्पुटम, उसके साथ साथ समझो रेस्पिरेटरी जो हम लोग ऑस्कलेशंस ले रहे हैं, वहाँ पे व्हीजिंग साउंड है, या फिर वहाँ पे पेशेंट को ब्रेथलेसनेस वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स वहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जनरली ग्राम नेगेटिव टाइप के रहते हैं। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट भी हम लोगों को जरा सा ये पेनिसिलिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेनिसिलिन यूज करते हैं तो जरा सा हम लोगों को जरा सा ये वहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम वगैरह यूज करना चाहिए, मतलब वहाँ पे उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सेप्ट्रा जो सिफेलोस्पोरिन, जो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है ना, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन वगैरह ये अच्छी तरह से वर्क करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन अच्छी तरह से ये एलआरटीआई वगैरह में अच्छी तरह से वर्क करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे एलआरटीआई और यूआरटीआई। अभी फ्रेंड्स पेशेंट को समझो फीवर के साथ साथ साइनस पेन है, या फिर उसके साथ साथ हेडेक वगैरह है, तो ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि फ्रेंड्स वहाँ पे साइनोसाइटिस वगैरह है, ठीक है। ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि साइनोसाइटिस वगैरह है, मतलब पेशेंट को फीवर है तो वहाँ पे समझो मैक्सिलरी जो साइनसेस वगैरह है हमारे, ठीक है। ये फीवर के साथ साथ समझो मैक्सिलरी साइनसेस में समझो पेन वगैरह है, यहाँ पे जो मैक्सिलरी साइनसेस है, इथेमोइड साइनसेस वगैरह है, समझो यहाँ पे साइनसेस में समझो पेन है, उसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को जरा सा साइनोसाइटिस वगैरह जरा सा रूल आउट करना जरूरी होता है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि हेडेक के टाइप्स वगैरह क्या क्या रहते हैं? जरा सा मैं यहाँ पे जरा शॉर्ट में हेडेक के टाइप्स वगैरह बता देता हूँ फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग जो हेडेक वगैरह होता है ना फ्रेंड्स, हेडेक वगैरह होता है, जरा सा हम लोगों को जरा सा उसी हिसाब से जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जरा सा हेडेक के टाइप्स देखने से पहले हम लोग जरा सा ब्रेन के पार्ट देख लेते हैं हमारे, ठीक है। ये होता है फ्रंटल बोन, ठीक है, ये होता है समझो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब है, ठीक है। हमारे लोब कौन से फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब है। उसके हिसाब से समझो हेडेक कहाँ पे होता है, उसके हिसाब से जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम लोगों को उसके हिसाब से बताना, मतलब देखना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे समझो वहाँ पे जरा सा हमारे जो मैक्सिलरी साइनसेस है ना, साइनसेस है, इथेमोइड साइनसेस है, वहाँ पे समझो साइनसेस वगैरह में पेशेंट को जरा सा फीवर के साथ साथ समझो साइनसेस में पेन वगैरह है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जनरली हेडेक ड्यू टू साइनोसाइटिस रहता है, ठीक है। हेडेक ड्यू टू क्या रहता है, साइनोसाइटिस रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो ऑर्बिटल रीजन है ना, हमारा ऑर्बिटल रीजन में भी हमारे कई बार वहाँ पे पेन रहता है, ठीक है। ऑर्बिटल रीजन में भी पेन रहता है। ये जनरली पेन कैसा रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जरा सा ऑप्थेल्मिक हेडेक कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे ऑप्थेल्मिक हेडेक कहा जाता है इसको, ठीक है। ये एक हो गया मैक्सिलरी साइनस, जैसे हम लोगों ने देखा कि हेडेक ड्यू टू साइनसाइटिस, दूसरा देखा हम लोगों ने कि ऑप्थेल्मिक हेडेक। अभी हम लोग तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ये फ्रंटल पैराइटल, समझो पैराइटल लोब पे, समझो पैराइटल लोब पे फ्रेंड्स को जो बहुत ज्यादा हेडेक वगैरह है, वहाँ पे ऊपर की रीजन में समझो वहाँ पे फीवर, मतलब पेशेंट को हेडेक वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये हेडेक कैसे आता है, स्ट्रेस की वजह से आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट हमारे पास आता है और कंप्लेन वगैरह करता है कि वहाँ पे पेशेंट को जरा सा ऊपर की रीजन में, मतलब वहाँ पे जो पैराइटल लोब में समझो
तो ये पेशेंट को पेन वगैरह हो रहा है, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट वगैरह सब पूछना रहता है कि वहाँ पे आपको कुछ वहाँ पे कुछ मेंटल टेंशन वगैरह है क्या, कुछ मेंटल टेंशन वगैरह की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे हेडेक वगैरह ना पैराइटल लोब में हेडेक वगैरह हो सकता है, ठीक है। बाद में अब होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ये हो गया पैराइटल हेडेक ड्यू टू टेंशन वगैरह, ठीक है, टेंशन हेडेक वगैरह रहता है। बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे ऑक्सीपिटल रीजन में कौन सा होता है, ठीक है। फ्रेंड्स वहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीपिटल रीजन में समझो पेशेंट को पेन वगैरह होता है, हेडेक बहुत ज्यादा है ऑक्सीपिटल रीजन में, तो इसी कंडीशन में हम लोग जरा सा ये हाइपरटेंशन वगैरह भी सस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब वहाँ पे जरा सा बीपी वगैरह पेशेंट की रिकॉर्डिंग वगैरह करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कहता है कि हमारे रीजन में वहाँ पे इस रीजन में पेशेंट को पेन वगैरह, तो वहाँ पे हॉस्पिटल रीजन में पेशेंट को हेडेक वगैरह है, तो इसी कंडीशन में हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंट को ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करना चाहिए। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ये हेडेक ड्यू टू हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हेडेक हम लोगों ने देखा कि हेडेक ड्यू टू ये सबसे पहले देखा साइनोसाइटिस, ठीक है, हेडेक ड्यू टू साइनोसाइटिस। बाद में हम लोगों ने देखा ऑप्थेल्मिक हेडेक। बाद में अभी हम लोगों ने देखा कि हेडेक ड्यू टू स्ट्रेस। और पीछे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हेडेक ड्यू टू ये हाइपरटेंशन ऑक्सीपिटल हेडेक जो है, ठीक है। ये सब जरा सारी चीजें वगैरह हम लोगों को पता रहना जरूरी है। इसके साथ साथ समझो पेशेंट का आधा सर वगैरह दर्द करता है, या फिर वहाँ पे आई पेन वगैरह, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ पर किसी प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन वगैरह रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ये माइग्रेन वगैरह भी हो सकता है। इस तरह से सस्पेक्ट हम लोगों को करना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स हम लोगों को हेडेक ड्यू टू हेडेक के टाइप्स वगैरह कौन से ये भी हम लोगों को जरा सा एक शॉर्ट में जरा सा पता रहना जरूरी है। ये फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा इस चीजों वगैरह हम लोगों को इवैल्यूएट करने चाहिए ऐसे केसेस में वगैरह। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि कंफर्म डायग्नोसिस यही होना चाहिए, इसके हम लोग इसके हिसाब से हम लोग जरा सा देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हेडेक के टाइप्स वगैरह, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ जेनेटिव यूरिनरी किस्म में सिम्टम्स वगैरह रहता है इस फीवर के साथ साथ, तो हम लोग वहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह क्या करने चाहिए, ठीक है। समझो वहाँ पे पेशेंट को फीवर के साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन वगैरह है, यहाँ पर वहाँ पे पेशेंट को लॉइन पेन है, या फिर वाजाइनल या फिर यूरेथ्रल डिस्चार्जेस वगैरह है फीमेल में। यस फ्रेंड्स वहाँ पे जनरली क्या होता है फीवर के साथ साथ अब्डोमिनल पेन या फिर लॉइन पेन वगैरह है, ये क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे यूटीआई वगैरह इंडिकेट करता है। यूटीआई में क्या होता है फ्रेंड्स उसके साथ साथ बर्निंग मेचुरेशन वगैरह भी हो सकता है। लेकिन जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस वगैरह है इसके साथ साथ पेशेंट को लॉइन पेन के साथ साथ फीवर के साथ साथ ये जरा सा ये सिम्टम्स भी पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह दिखाई दे सकते हैं। तो हम लोगों को जरा सा यूटीआई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस या फिर वहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो है ये भी जरा सा ये ध्यान में रखना जरूरी है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स वहाँ पे जो कुछ भी एसोसिएटेड जेनेटिव रिलेटेड सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं तो उसके हिसाब से हम लोगों को जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी हम लोगों को उसके हिसाब से जरा सा देखना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने फीवर के अच्छी तरह से डिब्रीफ में देखा है कि फीवर के टाइप्स कैसे कैसे रहते हैं, इंटरमिटेंट फीवर क्या है, रेमिटेंट फीवर क्या है, वहाँ पे कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर क्या है, ये फीवर एंड पल्स का रिलेशनशिप कैसा कैसा है, वहाँ पे फीवर जो सर्च क्राइटेरिया क्या है, सेप्सिस वगैरह क्या है, सेप्टिक शॉक वगैरह क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में अच्छी तरह से अभी हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स वहाँ पे फीवर के बारे में। उसके हिसाब से हम लोग फीवर के साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह क्या दिखते हैं उसके हिसाब से हम लोग ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह बना देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम लोग जो इन्फेक्शियस डिसीजेस देख रहे हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस देखने से पहले हम लोगों को फीवर के बारे में जरा सा ये पता रहना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने इस अच्छी तरह से इन ब्रीफ में फीवर के बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद में एक एक करके इन्फेक्शियस डिसीजेस स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।